हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड में चैप्टर नंबर 8 एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। इसके बाद हम आपको बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें एक कुत्ता और एक मैना। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 यानी कि 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एवं सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। तो बच्चों ये था यहाँ पर इस निबंध, इस पाठ के बारे में। पाठ का नाम था एक कुत्ता और एक मैना। तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं इस पाठ का सारांश कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं इस पाठ के सारांश पर। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं एक कुत्ता और एक मैना पाठ का हम आपको यहाँ पर सारांश बता रहे हैं। आप ध्यान दें और चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको यह पाठ अच्छे से याद भी हो जाए। पाठ पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तक में देखें। एक कुत्ता और एक मैना पाठ या निबंध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। इस निबंध में पशु पक्षियों और मानव के बीच प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का प्रस्फुटन हुआ है। प्रस्तुत निबंध में कवि रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी यादों के माध्यम से उनकी संवेदनशीलता और सहजता का चित्रण किया गया है। लेखक के अनुसार कई वर्ष पहले गुरुदेव शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाने को इच्छुक थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिनों तक रहे। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। छुट्टियों के दौरान आश्रम के अधिकतर लोग बाहर चले गए थे। एक दिन लेखक
अपने परिवार के साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ से मिलने श्री निकेतन जा पहुँचे। गुरुदेव वहाँ अकेले रहते थे। शांति निकेतन की अपेक्षा श्री निकेतन में भीड़ भाड़ कम होती थी। लेखक और उसके परिवार को देखकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए उनका हाल पूछे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और अब उनके पैरों के समीप खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे खूब स्नेह दिए। तत्पश्चात गुरुदेव ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, देखा तुमने, यह आ गए। आखिर मालूम चल गया इन्हें कि मैं यहाँ हूँ। और देखो कितनी परितृप्त इनके चेहरे पर झलक रही है। आगे लेखक कहते हैं कि वाकई गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेजान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और नहीं बताया था कि उसके स्नेहदाता उससे 2 मील दूर रहते हैं। फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुंच गया था। गुरुदेव ने इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उसके प्रति कविता के माध्यम से अपना प्रेम और स्नेह भाव भी जताया था। उस कविता में कवि रविन्द्रनाथ ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर खड़ा रहा। तो आप समझ रहे ना बच्चों यहाँ पर कि जब गुरुदेव का निधन हो गया था और गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा था और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर खड़ा रहा। आगे लेखक कहता है, लेखक गुरुदेव से संबंधित किसी घटना को स्मरण करते हुए कहता है कि मैं उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। एक दिन मैं भी एक पुराने अध्यापक के साथ सुबह बगीचे में गुरुदेव के साथ टहलने निकल गया। गुरुदेव बगीचे के फूल पत्तियों को ध्यान से देखते हुए और उक्त अध्यापक से बातें करते हुए टहल रहे थे। मैं चुपचाप उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था। गुरुदेव अध्यापक महोदय से पूछ रहे थे कि बहुत दिनों से आश्रम में कौवे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका जवाब वहाँ किसी के पास नहीं था। आगे लेखक कहते हैं कि अचानक मुझे उस दिन पता चला कि अच्छे आदमी भी कभी कभी प्रवास चले जाने पर मजबूर होते हैं। अतः 1 सप्ताह के बाद वहाँ बहुत सारे कौवे दिखाई दिए। लेखक अपना एक और अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि एक रोज़ सुबह मैं गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय आसपास एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। तभी गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, यहाँ आकर रोज़ फुदकती है। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि यदि उस दिन गुरुदेव नहीं कहे होते तो मुझे मैना का करुण भाव दिखाई ही नहीं देता। जब गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। आगे लेखक मैना के बारे में कहते हैं कि शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या फिर हो सकता है कि विधवा पत्नी हो जो पिछले किसी आक्रमण के समय पति को खोकर अकेली रह गई हो। शायद बाद में इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने एक मार्मिक कविता लिखी थी। लेखक कहते हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुणामय तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। वे खुद पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देख पाया और कैसे कवि रविन्द्रनाथ की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुँच गई। तो बच्चों आगे यहाँ पर जो है लेखक कहता है, एक दिन वह मैना उड़ गई। जब सायंकाल को कवि ने उसे नहीं देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और कहने लगे, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो इस प्रकार बच्चों ये था इस पाठ का सारांश। पाठ का नाम था एक कुत्ता और एक मैना। चलिए इसके बाद इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं और आप पाठ का सारांश भी अच्छे से बार बार सुने, उसे याद करें। तो यहाँ पर हैं आपके लिए ये पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये हैं आपके कठिन शब्दार्थ, जैसे कि अधिकांशतः यानी बहुत सारे या अधिकतर, अस्तगामी, अस्तगामी मतलब डूबता हुआ, व्याकुलता, व्याकुलता क्या होती है बच्चों,
घबराहट, बेचैनी या परेशानी। क्षीण बपु यानी पतला दुबला शरीर। प्रगल्भ का मतलब होता है वाचाल, अत्यधिक बोलने वाला। परितृप्ति पूर्णतः संतुष्ट होना। और प्राणपण, प्राणपण क्या होता है? जान की बाजी लगा देना, अहेतुक, बिना किसी वजह के या अकारण। मर्मभेदी, हृदय को छूने वाले भाव। तितल्ले, तितल्ले मकान का तीसरा तल्ला या मंजिल। अनुकंपा क्या होती है? अनुकंपा का मतलब होता है दया। इसके बाद अभियोग, अभियोग क्या होता है? आरोप या इल्जाम लगाना या इल्जाम। ईसत, ईसत आंशिक रूप से। निर्वासन, निर्वासन देश से निकाल देना या निकलने। और विडाल, विडाल का मतलब होता है बिलाव। मुखातिब होना, मुखातिब का मतलब होता है सम्मुख होकर बात करना, सर्वव्यापक, हर जगह उपस्थित। अपरिसीम यानी कि असीमित या अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। युद्ध भ्रष्ट क्या होता है बच्चों? युद्ध भ्रष्ट किसी समूह विशेष से बाहर निकला हुआ। धृष्ट क्या होता है? बेशर्म या निर्लज्ज। वैराग्य, वैराग्य का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, विरक्ति, सन्यासी जीवन व्यतीत करना। तो इस प्रकार से ये थे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न आपके लिए, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर लिखेंगे आप। गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, वे कुछ दिन एकांत में विश्राम करके स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते थे। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन बनाया और श्री निकेतन चले गए। इस प्रकार आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखें। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं से यह कथन स्पष्ट होता है और वे बिंदु हैं आपके लिए। नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर, गुरुदेव से मिलकर उस कुत्ते को जो आनंद की अनुभूति हुई थी वह देखने लायक थी। किसी ने उस बेजान जानवर को रास्ता नहीं दिखाया था और नहीं बताया था कि उसके स्नेहदाता यानी उससे प्रेम करने वाले उससे 2 मील दूर रहते हैं, फिर भी वह गुरुदेव के पास पहुँच गया था। नंबर 2, लेखक के अनुसार जब गुरुदेव का चिताभस्म आश्रम लाया गया तब उस समय भी वो कुत्ता आश्रम तक पहुंचा और गंभीर अवस्था में चिताभस्म के पास कुछ देर तक बैठा रहा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नंबर 3 प्रश्न है बच्चों आपके लिए, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो उत्तर लिखेंगे आप, जब गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यानपूर्वक मैना को देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। तब जाकर गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक समझ पाया। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और चौथा प्रश्न है बच्चों, आज से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है, इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता। तो इसका भाव क्या होगा? उत्तर लिखेंगे आप, कवि रविन्द्रनाथ जी ने जब कुत्ते को अपने स्नेह भरे हाथों से स्पर्श किया तो कुत्ते ने भी आंखें बंद करके उस स्नेह को महसूस किया, मानो उसके अतृप्त मन को गुरुदेव के स्पर्श से तृप्ति मिल गई हो। इस प्रकार कवि ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से उस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को पहचान लिया था। आज मानव अपने स्वयं के जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल है, जबकि कवि रविन्द्रनाथ जी ने एक मूक पशु की आंतरिक भावनाओं को महसूस करने में सफल हो गए। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, भाषा अध्ययन से। तो यहाँ पर गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया और दूसरे में सकर्मक है। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले चार वाक्य और छांटिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए और दूसरा है मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है 2 वाक्य हैं जो कि एक अकर्मक है, ये वाला अकर्मक है और ये वाला सकर्मक। इसी प्रकार से आपने क्रिया के बारे में पढ़ा होगा। यदि आपने क्रिया के विषय में
जानकारी नहीं ली है तो आप प्लीज़ चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया वाला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और आप वहां से सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जरूर जाएं और वहां पर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट देखें। उसमें आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो आपके लिए प्रश्न है, आपने पाठ से पढ़कर सकर्मक अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांट कर लिखने हैं। तो उत्तर होगा आपका इस प्रकार से, देखें आप, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य। और क्या हैं यहाँ पर आपके लिए हैं सकर्मक क्रिया वाले। पहले सकर्मक क्रिया वाले वाक्य देखते हैं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। नंबर 2, गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। नंबर 3, घास पर उछल कूद रही थी। और नंबर 4, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है। इस प्रकार से ये वाक्य हुए। इसके बाद अकर्मक क्रिया, गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। पहला। दूसरा, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। नंबर 3, एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। और नंबर 4, मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। तो इस प्रकार से ये हैं आपके लिए अकर्मक क्रिया, और जो हमने पहले दिखाए वो थे सकर्मक क्रिया के। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखें। इसके बाद नंबर 6 प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। क्रिया भेद बताइए। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्रिया भेद कै, ख, ग, घ और ग में। मीना कहानी सुनाती है, अभिनय सो रहा है, गाय घास खाती है, मोहन ने भाई को गेंद दी, लड़कियाँ रोने लगी। तो जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ बच्चों, आप ध्यान दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखें, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी वहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं। वहाँ पर आपको कई प्रकार की जो जानकारियों वाली वीडियो मिलेंगी। वहाँ पर आप वहाँ क्रिया और क्रिया विशेषण, क्रिया आदि से संबंधित वीडियो देखना ना भूलें। और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्रिया का कौन सा रूप होता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें। इसके बाद आइए यहाँ पर हम आपको उत्तर बता रहे हैं। उत्तर है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जैसे कि कै वाले का उत्तर होगा सकर्मक क्रिया, ख वाले का अकर्मक, ग वाले का सकर्मक क्रिया और घ वाले का शकर्मक क्रिया, ग वाले का अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से ये आपके कै, ख, ग, घ के उत्तर होंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों 7वां यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन शब्दों में ए उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें ए और अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, आपने उपसर्ग के बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप जो है नए शब्द जो है पाठ में से ढूंढेंगे और उनमें ए या अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएंगे। तो इसमें भी हम आपको बता दें कि आप चैनल में, जैसे कि आप क्रिया के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको क्रिया वाला पार्ट की वीडियो मिलेगी। इसी प्रकार आपको उपसर्ग की वीडियो भी हम वहाँ पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुनः हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आप वहाँ पर चेक करें, आपको उपसर्ग के बारे में एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको उपसर्ग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप उपसर्ग देखना भी ना भूलें और हिंदी व्याकरण को अपनी मजबूत बनाएं। तो उत्तर होगा बच्चों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए उपसर्ग लगाकर बनने वाले शब्द, जैसे स्थान का अस्थान और कुशल का अकुशल, सहज का असहज और बोध का अबोध, सत्य का असत्य, विश्वास का अविश्वास, निश्चित का अनिश्चित। और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। बाद में आइए देखते हैं यहाँ पर अन उपसर्ग वाले शब्द। तो अन उपसर्ग वाले जैसे न्याय का अन्याय, उद्देश्य का अनुद्देश्य, आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुद्देश्य, और उपस्थित का अनुपस्थित। तो ये आपका जो है उत्तर होगा, अन उपसर्ग वाले शब्द हैं ये आपके लिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखे इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपके समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और अपनी परीक्षा की तैयारियाँ करें, इसे अच्छे ढंग से पढ़ें। और यदि आपको ये सब जानकारियाँ, ये प्रश्न उत्तर, सारांश आदि अच्छे से समझ आ जाएं,
अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार अपनी कक्षा के अन्य सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से किसी भी पाठ को पढ़ने, उसके प्रश्न उत्तर जानने के लिए कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक बात की जाए हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण की भी आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारे इसी चैनल में आपको जो है हिंदी व्याकरण की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप क्रिया, क्रिया विशेषण, उपन्यास, क्रिया विशेषण और समास, छंद, रस आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कक्षा 9 और 10 में रस और छंदों का भी विशेष महत्व है, इसलिए आप रस और छंद वाली वीडियो देखना ना भूलें। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।